खांडेकर शिक्षण प्रसारक मंडळ डोंबिवली आणि किन्नरी प्रकाशन मुंबई यांच्या वतीने आयोजित पुस्तक प्रकाशन समारंभासाठी उपस्थित सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आजच्या आपल्या कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करूया। सर्व मान्यवरांना मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे। आजच्या आपल्या या कार्यक्रमासाठी विशेष उपस्थिती असलेले हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते डॉक्टर दिनेश सिंग सर, मुंबई विद्यापीठ डीन अधिष्ठाता डॉक्टर अनिल कुमार सिंग सर, हिंदी चित्रपट निर्माते लेखक दिग्दर्शक अजय दीक्षित सर, उद्योजक समाजसेवक सतीश तांबे सर, समाजसेवक सुरेश वावळ सर, त्याचप्रमाणे आजच्या पुस्तकाच्या लेखिका राष्ट्रपती पुरस्कार विजेत्या डॉक्टर शुभदा खटावकर, त्याचप्रमाणे डोंबिवली ठाणे परिसरातलं शिक्षण क्षेत्रातलं मोठा नाव शिक्षण सेवापती डॉक्टर सुनील खांडेकर सर यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे। पुन्हा एकदा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। संज्ञा सदा नाम बतलाती, संज्ञा सदा नाम बतलाती, व्यक्ति चीज और देशों का। संज्ञा सदा नाम बतलाती, व्यक्ति चीज और देशों का। जैसे श्री राम गजानन पुस्तक विज्ञान विदेशों का। क्रिया बताती काम हो रहा कहीं किसी के द्वारा, क्रिया बताती काम हो रहा कहीं किसी के द्वारा। हंसना रोना खाना पीना जीता दौड़ा और हारा, अव्यय का यह काम है, अव्यय का यह काम है कि संज्ञा संग लग जाता। अव्यय का यह काम है संज्ञा संग लग जाता। घर में ऊपर नीचे का यह रहा बीच बतलाता। कहीं वाक्य का कहीं वाक्य या शब्द जोड़ते संयोजक कहलाते हैं। कहीं वाक्य या शब्द जोड़ते संयोजक कहलाते हैं। शब्द जहां पर आते हैं, शब्द जहां पर आते हैं, रिश्ते वही जुड़ जाते हैं, रिश्ते वही जुड़ जाते हैं। मित्रांनो, संभाषण असो, वाचन असो, लेखन असो, पुस्तक असो, कुठली गोष्ट असो, शब्द आणि व्याकरण या दोन गोष्टी असल्याच पाहिजे, कारण त्याच्याशिवाय एक सुंदर सुसंवाद साधला जाणार नाही। आणि ह्या व्याकरणाचं महत्व काय हे आपण सगळे जण जाणतो आहोत। आज एका वेगळ्या पद्धतीने मुलांना व्याकरणाची ओळख व्हावी या दृष्टीने किन्नरी प्रकाशनाच्या वतीने डॉक्टर शुभदा खटावकर मॅडम यांचा पुस्तकाचा प्रकाशनाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। किन्नरी प्रकाशन आणि डॉक्टर शुभदा खटावकर यांचं आपण टाळ्यावाजून अभिनंदन करूया। कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करूया। कुठल्याही कार्यक्रमाची सुरुवात आपण दीप प्रज्वलन आणि यशस्तवनाने करतो। दीप प्रज्वलन पंचमहाभूतांपासून बनलेल्या आपल्या पृथ्वीमध्ये पृथ्वी आप तेज वायू तेज तत्वाची पूजा अर्थात दिव्याची पूजा आणि दिव्यांचा सण म्हणजे अर्थात दिवाळी नुकतीच झालेली आपण सर्व जाणता। मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी दीप प्रज्वलन आणि ईश पूजन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करावी। सुरेश वावळ सर, अश्विन पारू सर, हेमंत नेते सर त्यांनीही दीप प्रज्वलनासाठी यायचं आहे। खरं म्हटलं तर व्यासपीठ थोडंसं छोटं आहे, त्यामुळे सर्वांना व्यासपीठावर बसवणं शक्य नाही।
पण सर्व मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी दीप प्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात करावी. मित्रांनो, संध्याकाळी जेव्हा दिवे लागण्याची वेळ होते त्यावेळेस जेव्हा दिवा लागला जातो मग प्रत्यक्ष तुम्ही सवय लावा, दिवा लावा किंवा एखादा ट्यूब ऑन करा, नकळत आपले हात जोडले जातात. कारण आपल्या मनावर संस्कार असतात आणि नकळत हात जोडले जातात. मनामध्ये पहिले शब्द येतात, शुभं करोति कल्याणम आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धी विनाशाय दीपज्योती नमोस्तुते, दीपज्योती नमोस्तुते. तर दिव्याचं मांगल्याचं ऊर्जादायी जीवनाचं हे उत्तम प्रतीक आहे. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे हे तेज तत्वाची पूजा आहे. दिवाळी हा प्रकाशाचा सण आहे आणि दिवाळीवर अटल बिहारी वाजपेयी यांची एक सुंदर कविता आहे. दिवाळीच्या अर्थात दीपतत्वाच्या या गोष्टींवर, जब मन में हो मौज बहारों की, जब मन में हो मौज बहारों की, चमकाए चमक सितारों की, जब खुशियों के शुभ घेरे हो, तन्हाई में भी मेले हो, आनंद की आभा होती है तो रोज दिवाली होती है, आनंद की आभा होती है रोज दिवाली होती है. जब प्रेम के दीपक जलते हो, जब प्रेम के दीपक जलते हो, सपने सब सच में बदलते हो, मन में हो मधुरता भावों की, जब लहके फसले चावों की, उत्साह की भी आभा होती है, उत्साह की भी आभा होती है, रोज दिवाली होती है, रोज दिवाली होती है. जब प्रेम से मीत बुलाते हो, दुश्मन की गली लगाते हो, जब कहीं कहीं से बैर न हो, सब अपनों की कोई गैर न हो, अपनत्व की आभा होती है, रोज दिवाली होती है, रोज दिवाली होती है. जब तन मन जब जीवन सज जाए, जब तन मन जीवन सज जाए, सद्भाव के बाजे बज जाए, महकाए खुशबू खुशियों की, महकाए खुशबू खुशियों की, मुस्काए चंदनिया सुधियों की, तृप्ति की आभा होती है, रोज दिवाली होती है, रोज दिवाली होती है. आपल्या प्रत्येकाच्या घरात, आपल्या प्रत्येकाच्या मनात एक दिवाळी असते. देवाचं आवाहन करणं, देवाची प्रार्थना करणं, संध्याकाळी दिवे लागणी करणं, ही सर्व गोष्टी म्हणजे तुमच्या आमच्या मनामधली आभा, तुमच्या आमच्या मनामधली दिवाळी आहे. कार्यक्रमाला आपण आता पुढच्या टप्प्याकडे वळूया. दीप प्रज्वलन आणि ईशपूजन झालेलं आहे. आता ईश स्तवन 64 कलांचा अधिपती गणपती आणि माता सरस्वती यांना वंदन करून आपण कुठल्याही शुभ कार्याची सुरुवात करत असतो. मग आपल्या घरातला कार्यक्रम असो का सभागृहातला कार्यक्रम असो, मी ईशस्तवनासाठी पल्लवी जोगळेकर आणि वैशाली पंडित या दोघींना आमंत्रित करतो. ईशस्तवन करून आपण कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. हॅलो, सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार. आजचा हा सोहळा आमच्या मोठ्या बहिणीचा आम्हाला सर्वांना अतिशय अभिमानास्पद आहे, गौरवप्रद आहे आपल्या सगळ्यांना. आणि त्यासाठी आम्ही एक छोटंसं गीत आपल्यासमोर सादर करतो आहोत की ते तिच्या संपूर्ण आतापर्यंतच्या आयुष्यात जे घडलं आहे किंवा घडत आहे त्याबद्दल आहेत. आणि ते आम्ही दोघी बहिणी, तिच्या पल्लवी आणि मी वैशाली, आपल्यापुढे सादर करतो.
प्रेमाचे सरस्वतीच्या प्रेमाचे प्रतिकरम्य शुभंकर हे सत्य शिवाहुन सुंदर हे सत्य शिवाहुन सुंदर हे चिरा चिरा हा घडवावा कळस कीर्तीचा चढवावा चिरा चिरा हा घडवावा कळस कीर्तीचा चढवावा अज्ञानी तो पळवावा ज्ञानी तो पळवावा थेंब मी तर सागर हे सत्य शिवाहुन सुंदर हे सत्य शिवाहुन सुंदर हे त्याला या नावनसे पुण्यवान हा देश से त्याला या नावनसे पुण्यवान हा देश से कल्पतरू हा उभा से कल्पतरू हा उभा से राजायेतील मंदिर हे सत्य शिवाहुन सुंदर हे सत्य शिवाहुन सुंदर हे सत्य शिवाहुन सुंदर हे वा खूप छान वातावरण गंध मांगल्याने स्वरांनी मारलेले आहे. या वातावरणात आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. त्याचे बोल सुद्धा किती छान होते. ज्ञान दिल्याने ज्ञान वाढते. खरं म्हटलं तर शिक्षण क्षेत्रातले सर्व दिग्गज मुंबईमधील युनिव्हर्सिटीपासून राष्ट्रपती पुरस्कार वेगळ्या मॅडमपर्यंत ज्ञान दिल्याने ज्ञान वाढते. अनेक पिढ्यांचा हा वारसा आहे. हे आपलं आज किती भाग्य आहे. कार्यक्रमाच्या पुढच्या टप्प्याकडे आपण वळूया. कार्यक्रमाची नेमकी भूमिका काय प्रास्ताविकाच्या माध्यमातून आपण जाणून घेऊया. किन्नरी प्रकाशनचे अश्विन मारुसर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी प्रास्ताविक करून कार्यक्रमाला सुरुवात करावी अशी मी अश्विन मारुसरांना विनंती करतो. नमस्कार सर, करीबन 50 साल से ये फील्ड में मैं हूँ, प्रकाशक के फील्ड में 30 साल सर्विस की है. 20 साल के बाद मैंने उनका बिजनेस शुरू किया. खड़ी का सर मेरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. मैं राजाजी पथ में रहता हूँ और मेरी मेनली बुक सब 12th की है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ग्रामर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि. तो साइड में कुछ अलग बुक्स भी होने चाहिए क्योंकि सीबीएसई और आईसीएस में जो इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. तो मैडम को मैं अप्रोच हुआ था. मुझे मालूम दिया था ये राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता है. तो उनको आइडिया दी कि ऐसी अपने को बुक लिखने की है, आप मुझे मदद कीजिए. उन्होंने एग्री किया. अभी 2-3 बुक और भी लिख रहे हैं. एक इंग्लिश ग्रामर में मराठी की जगह पे हिंदी में रूपांतर करके कैसे बुक लिखी है वो लिख रही है मैडम. और निबंध और पत्र लेखन की एक बुक लिख रही है मराठी. बाकी का क्या है कि बुक्स की इम्पोर्टेंस ग्रामर की तो बहुत इम्पोर्टेंस है. ये
आप सबको मालूम है। उस दृष्टि से मैंने कुछ बुक निकाली है और एक सेठ निकाले संस्कार कथा, मुंबई के प्रसिद्ध न्यूज़पेपर ने ये छपी थी सब स्टोरी, डॉक्टर चौधरी जलगांव के हैं, उन्होंने लिखी है। वो बुक भी बहुत अच्छी बुक है, वो भी अच्छी बुक है। मेरी विनती है आप कभी ऐसे कॉन्टेक्ट में आए बुक सेलर से तो वो भी देखिएगा। 6 पार्ट में बुक है और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरी बुक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया तो मैडम को अभी और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है सर, सर आप कराइए। आपल्या संस्कृतीला आणखीन एक संस्कार आहे, मातु देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव आणि अतिथी देवो भव। आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अतिथी त्यांचा आपण आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने छोटासा सन्मान करणार आहोत, त्यांच्याबद्दल जाणून घेणार आहोत। डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंग आजच्या कार्यक्रमाचे आपले विशेष अतिथी जे आहेत दिनेश प्रताप सिंग हे स्वतः MA PhD DRTM असून महात्मा गांधी विद्यापीठ इंटरमीडिएट कॉलेज बहुचरा प्रतापगढ़ या ठिकाणी त्यांचं आहे। त्यांचं शोध कार्य सरस्वती नदी की पौराणिक मार्ग के विषय पर उन्होंने PhD प्राप्त की है। बहुत किताबें उनकी अलग अलग विषयों पर है। सबसे किताब मुझे जो भाती है वो बल्लव उपन्यास। बल्लव आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की भीमाने कुठली भूमिका स्वीकारली होती हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे। तो ये बल्लव उनका उपन्यास उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा प्रकाशित है। चिराकेला कहानी संग्रह मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से पुरस्कृत है। हिंदी का व्यावहारिक व्याकरण, ये 2 व्याकरणाचे पुस्तक आज आपल्या पुढे आहेत। या हिंदी का व्यावहारिक व्याकरण पुस्तकाचे लेखक आणि या पुस्तकाचं वैशिष्ट्य म्हणजे साहित्य अकादमी महाराष्ट्र द्वारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। शिक्षण संस्थाओं पर पर्वोत्सव, निबंध प्रदीप निबंध संग्रह, संयोग कहानी संग्रह, वैरागी उपन्यास। अगर इनकी साहित्य, संस्कृति, भारतीय विद्या, श्रमिक अध्यात्म, व्याकरण इत्यादि विषयों पर 33 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। देश भर में विभिन्न साहित्यिक विषयों पर 100 से अधिक व्याख्यान दिए हैं। 50 से अधिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में सहभागिता और आलेख प्रस्तुति है। श्रीलंका में प्रभु श्री राम और भगवती सीता से जुड़े स्थलों का उन्होंने भ्रमण किया है, अध्ययन किया है। काफी इनके ऊपर उन्होंने लेख लिखे हैं। पुष्किन महाविद्यालय मॉस्को रूस में भारत के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने व्याख्यान दिया है। पत्रकारिता क्षेत्र में नारायण साहित्य संस्कृति मासिक से 17 वर्ष के संपादक है। हिंदी विवेक की स्थापना उन्होंने की थी और 4 वर्षों को संपादक भी रहे। आकाशवाणी, दूरदर्शन, पुस्तक लेखन, वृत्तपत्र, पत्रकारिता अनेक विधाओं में ये कार्यरत है। सामाजिक दायित्व भी उनका है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय मंत्री है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भाषा एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में सलाहकार के रूप में थे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वो पुरस्कृत है। साहित्य अकादमी महाराष्ट्र राज्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार सम्मानित है। भारत सरकार द्वारा मुंशी प्रेमचंद कथा साहित्य पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। बहुत कुछ इनके बारे में कहने लायक और ये खुद आज भी सेंट्रल रेलवे में नौकरी करते हैं और इसके अलावा और कल्याण से मुंबई तक जाते हैं। ये सब करने के बावजूद भी उनको समय कब मिलता है, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं साजिद खटाकर और सुनील नदीकर सर दोनों को विनती करता हूँ कि उनका सम्मान करें।
57 जर्नल आर्टिकल, 19 पुस्तकों के चैप्टर्स, 32 पुस्तकें, 33 और 32 दोनों आजू बाजू में बैठे हुए हैं, 32 पुस्तकें, 6 कॉन्फ्रेंस, 10 संपादकीय, ऐसा हजारों पन्नों का प्रवास जिनका है, वह मुंबई यूनिवर्सिटी के डीन अधिष्ठाता प्राध्यापक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, आरकेटी महाविद्यालय से उन्होंने एमए हिंदी किया 1988 में। 1993 में उन्होंने मुंबई विद्यापीठ से पीएचडी किया। पिछले कई सालों से विविध विधाओं में वो कार्य कर रहे हैं, लेखन कर रहे हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी के अधिष्ठाता के रूप में कार्यरत है। उनको कई सम्मान प्राप्त हुए। एक छोटी सी उनकी झलक मैं आपको देता हूँ, क्योंकि सब पुरस्कार और सब चीजें बोलना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने कम समय में ये सब चीजें आप सबको बताना। 2013 में साहित्य भूषण सम्मान कश्मीर गवर्नर से, 2015 में आदर्श शिक्षक पुरस्कार मुंबई विद्यापीठ से, 2015 में हिंदी साहित्य अकादमी मॉरिशस, वहां पर उनका सम्मान हुआ। 2016 में हिंदी भास्कर रूसी भारतीय मैत्री संघ, 2016 में ग्लोबल ह्यूमन रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी उनकी तरफ से उनको महाराष्ट्र गुरु गौरव, 2016 में महाराष्ट्र साहित्य अकादमी मामा वरेरकर पुरस्कार, जो मामा वरेरकर मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखान करते थे। 2017 में आदर्श शिक्षक राज्य पुरस्कार, और सबसे बड़ा बोला तो अंतरराष्ट्रीय गौरव सम्मान श्रीलंका 2017 में। ऐसे हमारे आज के प्रमुख अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, मैं सागर खदावकर सर और डॉक्टर सुनील खरेडीकर सर इनको विनती करता हूँ उनका स्वागत करें। हिंदी चित्रपट सृष्टी असो का भोजपुरी चित्रपट सृष्टी असो, दोन्हीकडे आपल्या लेखनाचा, दिग्दर्शनाचा दबदबा निर्माण करणारे आजचे आपले आणखीन एक प्रमुख पाहुणे अजय दीक्षित सर। स्वतः फिल्म निर्माते आहेत, लेखक आहेत, दिग्दर्शक आहेत। हम है प्रेमी हा त्यांचा चित्रपट विशेष गाजला होता। अनेक चित्रपट त्यांचे गाजलेले, त्याच्या त्यांनी दिग्दर्शन पण केलेले। कॉलेज जीवनावरचा आलेला गुड बॉय अँड बॅड बॉय हा चित्रपट सुद्धा त्यांचा गाजला। अजित दीक्षित सरांचा सन्मान वंदना खटापूर मॅडम यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। वडील पोलीस कर्मचारी, घरची बेताचीच परिस्थिती, ह्या बेताच्या परिस्थितीत, गरिबीच्या परिस्थितीतून मार्ग काढून मेकॅनिकल इंजिनियर पर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं। पुढे वोल्टास कंपनीत नोकरी केली। नोकरी करता करता जाणवायला लागलं
की आपण नोकरी करतो म्हणजे एक ठराविक चाकोरीबद्ध आयुष्य जगतो, पण चाकोरीबद्ध आयुष्य जगण्यापेक्षा आपण चाकोरी सोडून काहीतरी केलं पाहिजे, उद्योजक बनलं पाहिजे. आणि या ध्यासापायी नोकरी सोडली आणि 2 कंपन्यांची निर्मिती केली. ते सतीश तांबे सर. खरं म्हटलं तो वोल्टास सारख्या कंपनीमध्ये जनरल मॅनेजर पदापर्यंत होते. आता जनरल मॅनेजर नंतरही पुढची अनेक प्रमोशन आणि अनेक गोष्टी झाल्या असत्या, शक्य झाल्या असत्या, पण हे सर्व करत असताना उद्योगपती होण्याचं किंवा उद्योगाचा दुसऱ्यांसाठी आपण काहीतरी करू शकतो. कारण खरं म्हटलं तर जेव्हा आपण नोकरी करतो तेव्हा आपण फक्त नोकरी करतो, जेव्हा आपण उद्योग करतो तेव्हा आपण अनेकांना नोकरी देतो. आणि अशा पद्धतीचं स्वतःचं वेगळं विश्व निर्माण करण्याच्या ध्यासापायी त्यांनी आपलं कार्य सुरू केलं. 12-15 वर्ष परदेशात जाऊन त्यांनी अनेक गोष्टींचा व्यवस्थापनाचा अभ्यास केला. आणि हे सगळं करत असताना आपल्या स्वतःच्या कंपन्या मटेरियल हँडलिंग इक्विपमेंटची पार्ट बनवण्यासाठी स्वतःची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी सुरू केली 2013 मध्ये. आणि 2023 मध्ये म्हणजे अवघ्या दशकभराच्या काळामध्ये त्यांनी स्वतःची दुसरी अशी कंपनी सुद्धा सुरू केली. का नाही असणार? कारण मुळात ध्यास आणि गुणवत्ता. खरं म्हटलं तर 1979 मध्ये वेस्टर्न टेक्निकल मधून SSC परीक्षेत 81% गुणांनी उत्तीर्ण होऊन त्या काळात 81% विभागात ते पहिले आले होते. ही गुणवत्ता नोकरीमध्ये उद्योगांमध्ये त्यांनी विकसित केली. त्यांचा सन्मान आपण करणार आहोत. मी पल्लवीताई जोगळेकर आणि खर्डीकर मॅडम, संगीता खर्डीकर मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांचा सन्मान करावा. खरं म्हटलं तर शैक्षणिक खात्यातली आपली अत्यंत उत्तम नोकरी झाल्यानंतर निवृत्त. पण निवृत्ती म्हणजे केवळ पेन्शन घ्यायची, दिवस एन्जॉय करायचा असं न करता निवृत्त म्हणजे नित्य कार्य करण्याची वृत्ती जोपासणारी, व्यासपीठावर नाहीये पण तरी सुद्धा सर्व कार्यक्रमांमध्ये नित्य आवृत्ती नित्य कार्य करणारी व्यक्ती म्हणजे सुरेश वावळ सर. त्यांचा सन्मान वैशालीताई फडणीस आणि हेमंत नेते यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. सुरेश वावळ सर हे उत्तम लेखक, कवी, वरिष्ठ प्रतिनिधी आहेत महाराष्ट्र न्यूज चॅनलचे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ते उत्तम लेखक, त्यांनी पुस्तकं सुद्धा लिहिली आहेत. त्याच्यात 2 पुस्तकांचा उल्लेख मला करावासा वाटतो. अंजुमन इस्लामचे प्रेसिडेंट डॉक्टर इसाक व्याख्यानवाला यांच्या हिंदी पुस्तकाची एका क्षितिजाची कहाणी या पुस्तकाचं मराठी अनुवाद, या पुस्तकाचं मराठीत भाषांतर त्यांनी केलेलं आहे. मराठी स्फुट लेखन विविध वृत्तपत्रांत ते करत असतात. त्याचप्रमाणे श्री स्वामी समर्थ मंत्र उपासना हे पुस्तक त्यांचं प्रसिद्ध झालेलं आहे. आणि आज सुद्धा विविध ठिकाणी लेखन, वाचन, विविध समारंभांना उपस्थित करून हे समारंभ सजवण्याचं काम ते करत असतात. सुरेश वावळ सर.
खरं म्हटलं तर आपलीच माणसं त्यांना कदाचित आपला सत्कार केलेला आवडणार नाही, कारण ते यजमानांच्या भूमिकेत आहे. पण तरी सुद्धा मॅडमचं पुस्तक प्रकाशित करायचं नुसतं सांगितलं, ठीक आहे, पुस्तक प्रकाशनाची जबाबदारी आम्ही पूर्ण घेतो. हे प्रकाशन समारंभ अतिशय चांगल्यापासून आतापासून कितीपर्यंत आम्ही पूर्ण करतो. अशा पद्धतीचं जबाबदारी घेऊन काम करणारे यजमान असले की कार्यक्रम यशस्वी होतो, कार्यक्रमाला गर्दी होते. आपण सर्व हे चित्र बघतच आहात. अर्थात खाडीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ डोंबिवलीचे डॉक्टर सुनील खाडीकर सर, त्यांचा सन्मान डॉक्टर सोनू खटावकर मॅडम यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. खरं म्हटलं तर खाडीकर सर डोंबिवलीकरांसाठी अतिशय प्रतिष्ठित असं नाव आहे. खाडीकर सरांच्या डोंबिवली, ठाणा, बदलापूर किंवा अशा विविध ठिकाणच्या आहेत, पण विद्यार्थी घडवण्याबरोबर सामाजिक दायित्व जपणं हे कार्य ते आवर्जून करत असतात. विविध वृत्तपत्रांनी त्यांना सन्मानित केलेलं आहे. असं कुठलंही वर्तमानपत्राच्या संस्था नाही की त्यांनी खाडीकर सरांच्या कार्याची प्रशंसा केलेली नाही. मग तो मीडिया असो, लोकमत असो, लोकप्रभा असो, महाराष्ट्र टाइम्स असो, अशा पद्धतीचं एक व्यक्तिमत्व सर्व कार्यक्रमात नेहमी अग्रेसर असतं. त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमाचे दुसरे सहआयोजक यजमान आणि मगाशी त्यांनी सांगितलं केवळ हेच नाही, तर मॅडमचं दुसरं पुस्तक सुद्धा, पुढच्या पुस्तकाची तयारी सुद्धा आम्ही केलेली आहे. आपण सगळ्यांनी बघितलं की 10वी, 11वी, 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जी वेगवेगळ्या प्रकारची पुस्तकं किंवा शैक्षणिक साहित्य लागतं, हे साहित्य गेले 50 वर्षांपासून प्रकाशित करणारे अश्विन माळू सर यांचा सन्मान आपण या ठिकाणी करणार आहोत. मी स्वाधीन खटावकर त्यांना विनंती करतो की त्यांनी अश्विन माळू सरांचा सन्मान करावा. हे सर्व अतिथी आपल्या कार्यक्रमाची केवळ शोभा वाढवत नाहीत, ते या सर्वांमुळे आपल्याला अनेक ज्ञानबिंदू, अनेक गोष्टी कळतात, त्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला मिळत असतं. कार्यक्रमाचा महत्वाचा टप्पा अर्थात ज्या गोष्टीसाठी आपण या ठिकाणी आज उपस्थित आहोत ते डॉक्टर शोभना खटावकर मॅडम यांचं पुस्तक अर्थात संपूर्ण हिंदी व्याकरण या पुस्तकाचं प्रकाशन सर्व मान्यवरांनी करावं अशी मी त्याच्या विनंती करतो. पुस्तक प्रकाशित झालं. पुस्तकाच्या लेखिका डॉक्टर शोभना खटावकर यांच्या मनामध्ये नक्की काय भूमिका होती, हे पुस्तक त्यांना का प्रकाशित करावं असं वाटलं आणि या पुस्तकाचं वेगळेपण काय
खरं म्हटलं का व्याकरण हे क्रमिक अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकामध्ये असतं, पण क्रमिक अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकातलं व्याकरण हे त्रोटक स्वरूपातलं असतं, विस्तृत स्वरूपातलं व्याकरण आपल्याला समजावं, मुलांना कळावं, यासाठी आपण लेखिका डॉक्टर शुभदा खटावकर यांच्या मनातील गोष्टी जाणून घेऊया, त्यांनी मनोगत व्यक्त करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. विद्या कौशल कलाओं के अधिष्ठाता श्री गणराज देवी सरस्वती, मेरे पूज्य देव श्री गोंदवलेकर महाराज, परम पूज्य गीता माई, आदरणीय मंच और आप सब मेरे गुरु, आपको सबको विनम्र अभिवादन, सबका तहे दिल से स्वागत। आज तक के पुस्तक विमोचन के संपूर्ण इतिहास में आज जैसा अनोखा दिन अपना सामने नहीं रखता, क्योंकि आज के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हिंदी साहित्य क्षेत्र के 7 दिग्गज सरस्वती पुत्रों का सम्मेलन इस मंच पर हुआ है। ये केवल श्री गोंदवलेकर महाराज, विद्यादाता श्री गणराया और देवी सरस्वती का कृपा प्रसाद है, ऐसा मैं समझती हूँ। अतः इस दृष्टि से मेरे पुस्तक का सौभाग्य अद्वितीय और अनूठा है। इस पुस्तक विमोचन का ये सुनहरा अवसर इन दिग्गज सरस्वती पुत्रों के करकमलों द्वारा संपन्न होना, ये बात मेरे लिए ही नहीं तो समूचे डोंबिवली के इतिहास में अभूतपूर्व और अनोखी है, ये मैं गर्व से कहती हूँ। ऐसे दिग्गज सरस्वती पुत्रों की उपलब्धि मेरे पुत्र तुल्य डॉक्टर श्री सुनील करतेकर जी, डॉक्टर योगेश जोशी और हेमंत जी नेते, इन सबके अविश्रांत कोशिशों और अविरत परिश्रमों का सुफल है। इनकी महत्ता एवं प्रशंसा करना मेरे बस की बात नहीं। ये तीनों मेरे लिए निरंतर प्रशंसनीय और आदरणीय है। मैं मेरे पुस्तक संपूर्ण हिंदी व्याकरण और लेखन इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि इसके लिए भगवान ने, सरस्वती ने इन दिग्गज सरस्वती पुत्रों का आयोजन किया है। मैं केवल इतना ही कहूँगी कि आम तौर पर इस दुनिया में हर एक इंसान अच्छे सुंदर सलोने सपने देखकर अपने मन को बहलाता है। इसी न्याय इस पुस्तक के निर्माण का सुंदर और सुनहरा सपना मैंने भी अवश्य देखा था, लेकिन मेरी नानतुल्य ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती महादेवी जी वर्मा की फुर्तीली पंक्तियाँ मेरे सदैव सर आंखों पर विराजमान है। चिर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यक्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप बोले, या प्रलय के आंसुओं में मौन आलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जा गया विद्युत शिखाओं में निधुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ा ना, जाग तुझको दूर जाना। अर्थात ऐसे प्राप्त हालातों में अपनी सारी शक्ति समेट कर ऐसे पदचिन्ह छोड़ आना है जो सारे समाज का पथ प्रदर्शन कर सके। महादेवी जी की इसी मंतव्य को मैंने हृदय मंदिर में प्रतिष्ठापित किया है, और मैं उनकी अगली पंक्ति के अनुसार, तू न अपनी छाव को अपने लिए तारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। मैंने अपने जीवन को इस विचार से प्रेरित किया है। किसी ने कहा है वैसे तो जीवन एक संघर्ष लड़ाई है, इसमें अनगिनत नित्य नूतन बाधाओं और आपत्तियों से लड़कर लड़ना झगड़ना पड़ता है।
मेरा जीवन भी अनगिनत संघर्षों का, आपत्तियों का सिलसिला रहा है, परंतु मेरे माँ पिता, सास ससुर, पतिदेव, गुरुजन, इन सबकी यही शिक्षा रही कि हिम्मत न हारते हुए आगे बढ़ना। आज इस सुनहरे अवसर पर इन सबकी कमी मेरे दिल को तहे दिल से महसूस होती है, लेकिन ये मेरा विश्वास है इन सबकी स्नेह भरी दुआएं मेरे साथ सदैव है। अतः अनगिनत संघर्ष से गुजरने की शक्ति मुझे प्राप्त होती है। जिंदगी के सफर में जो गुजरते हैं फूल, जिंदगी के सफर में जो गुजरते हैं मकाम, वो फिर नहीं आती। लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के खिलने से फिर कभी नहीं खिलते। भगवान ने ऐसा जीवन संघर्ष दिया। एक तरफ ये संघर्ष रहा और दूसरी तरफ मंगलमयी हार्दिक कामना और शुभ चिंतन करने वाले अनेकों सहृदयी मनों का साथ देकर भी खुशकिस्मत बनाया। किसी अमूल्य धरोहर पर आज तक जीवन का सफर चलता रहा। इसमें अनेक अभूतपूर्व सुंदर और स्मरणीय घटनाएं घटित हो रही है। उनमें से ही एक है आज संपन्न होने वाला पुस्तक विमोचन समारोह। इस पुस्तक का निर्माण मेरे लिए अत्यंत आत्मिक खुशी और अवर्णनीय गर्व की बात है। मानो ये मेरा एक और आपस से ही आज जन्म ले चुका है। मैंने इसके निर्माण कार्य के लिए अपने जीवन के सामान्यतः 2.5 सालों की लागत लगाई। इस लेखन के सारे उदाहरण अत्यंत रुचिपूर्ण और सुचारू बनाने की मेरी अत्यधिक कोशिशें रही है। छात्रों के हाथों में एक आदर्श पुस्तक प्रदान करने का मेरा दीर्घतम प्रयास रहा है। इस पुस्तक का निर्माण करने के लिए मुझे एक विनम्र छात्र बनकर अथाशय इसी तक गहरा अध्ययन करना पड़ा। इस तरह तहे दिल से, तहे अध्ययन से मन शक्ति और मन सांत्वना पाने के बाद ही मैंने लेखन कार्य का शुभारंभ किया और इस तरह की गति मति बुद्धि के सम्मिलन से पुस्तक की आज की स्थिति प्राप्त हुई है। इसके विमोचन समारोह की संपन्नता दिग्गज सरस्वती पुत्रों के कर कमलों द्वारा होने का सौभाग्य पाकर मेरी खुशी में सहस्र चांद लग गए। इस पुस्तक के लेखन कार्य की मूल प्रेरणा मुझे सम्माननीय अश्विन मारुजी, किन्नरी प्रकाशन मुंबई, इनसे मिले हैं। उनके कारण मैं ये लेखन बड़े इत्मीनान से और हौसले से कर सकी। उनके हार्दिक सहयोग एवं विश्वास का ये फल है इस पुस्तक की पूर्ति। अतः मैं उनके और उनके सुपुत्रों के प्रति अत्यधिक शुक्रगुजार हूँ। इन सबकी प्रेरणा ही पुस्तक के निर्माण कार्य की मजबूत धरोहर है। मेरे भाई बहन, सब रिश्तेदार, जिगरी दोस्त, श्रेष्ठ गुरुजन, पुत्र ऊंचाई पौधे, इन सब की और आप सब सुहृदों के हृदय की जो आत्मिक अमीरी है, ये मेरे जीवन निर्माण का जगमगाता प्रवाही स्रोत है। आज मेरी जिंदगी के इस शुभ एवं सुनहरे मंगल क्षणों की खुशी वृद्धिंगत करने और उसके गवाही बनने के लिए आप सब आए हैं। और यहाँ मैं गर्व से कहती हूँ कि विरंगुड़ा ये हमारे खानोलकर से जी जो मेरी प्रेरणा है, वे भी यहाँ उपस्थित है। ये मेरा सौभाग्य है। डोंबरी के सम्माननीय श्री राजेश जी मोरे, श्री दादा साहब मोरे, श्री गंभीर राव जी, इन सबके प्रति भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय दिनेश जी सिंह, हिंदी अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता विशेष अतिथि माननीय डॉक्टर अनिल कुमार, अधिष्ठाता मुंबई विद्यापीठ, माननीय डॉक्टर मोहिनुद्दीन शेख, उपकुलसचिव मुंबई विद्यापीठ,
माननीय श्री अजयजी दीक्षित हिंदी चित्रपट निर्माते लेखक दिग्दर्शक, माननीय हरिजी गोले उद्योजक समाजसेवक, डॉक्टर सुनीलजी खर्डीकर शिक्षक सेवा भरती, माननीय सुरेशजी वावर समाजसेवक, माननीय हेमंतजी नेहते संपादक, माननीय अश्विनी मारू किन्नरी प्रकाशन, और यहाँ उपस्थित है डॉक्टर योगेश जोशी जी। इन सबके सुहृदों का और अनेक परिश्रमों का ये पुस्तक विमोचन आज कार्यक्रम है। इसलिए आज वो सुनहरी घड़ी आई है, आज वो सुनहरी घड़ी आई है जिसका मुझे था बरसों से बहुत इंतजार। इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार। मित्रों, आज तक हिंदी मराठी साहित्य क्षेत्र के अनेक दिग्गज सरस्वती पुत्रों और सुपुत्रियों के साक्षात्कार एवं प्रत्यक्ष मुलाकात होकर मैं उन सबकी मंगलतम कामनाएं और शुभ आशीर्वादों से सौभाग्यशाली बनी। यह भी भगवान के कृपा है। इनमें है ज्ञानपीठ प्राप्त करके हिंदी छायावाद के आधार स्तंभ श्रीमती महादेवी जी वर्मा जी, हिंदी साहित्य एवं चित्रपट सृष्टि के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की लेखिका, जिनका साहित्य विश्व के 28 भाषाओं में अनुवादित हुआ है, वे है किस्मत चुगताई जी। ज्योति कलश जल के इस मशहूर और लोकप्रिय गीत के गीतकार माननीय नरेंद्र शर्मा जी तथा अनेक हिंदी साहित्यकार और गीतकारों से मैं मिली हूँ और उनके आशीर्वादों की संपन्न हुई। मराठी के कवयित्री वसंत बापट, नारायण सुर्वे, सुरेश्वर, विंदा, पु ल देशपांडे, मंगेश पाडगावकर, नरेंद्र राठोड, रवींद्र फुले, पी सावळारामजी, सुधीर फडके, चित्रपट सृष्टि के माननीय राजा गोसावी, अमरीश पुरी, विक्रम गोखले, दाजी पणशीकर और सदाशिव अमरापूरकर, अमृता कुमार, ज्ञान सृष्टि के अनुराधा पौडवाल, श्री हृदयनाथ मंगेशकर, किशोरी आमोणकर, पद्मजा पेनाणी, इन सबसे मिलकर मैं बहुत संपन्न बनी हूँ। मेरे भाषण अर्थात मंतव्य के समापन में इतना ही कहूँगी कि आज मेरा जो शैक्षणिक लेखनिक वैचारिक सामर्थ्य है वह मुझे डोंबोली की देन है। मैं डोंबोली के करके बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। डोंबोली में हर एक व्यक्ति ने मुझे कुछ न कुछ दिया है और उसका परिणाम कि आज मैं आपके सामने इस रूप में खड़ी हूँ। यहाँ के सांस्कृतिक और मंगलमयी अर्थात प्रेरक माहौल ने मुझे अपने व्यक्तित्व को निखारने की शक्ति प्रदान की। माननीय वाजपेयी सर, आभा साहेब पटवारी, माननीय आलोक भट्टाचार्य, माननीय खरे मैडम, श्री सौ भुले, उनके सुपुत्र अभी यहाँ मौजूद है, उनके प्रति भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन सबके रूप में रहना मैं चाहती हूँ। इस सुनहरे अवसर पर मैं इन सबके प्रति विनम्र अभिवादन करता हूँ। अंत में श्री गोंदावलेकर महाराज, ज्ञानदाता श्री गणराज और देवी सरस्वती का वरद हस्त ऐसा ही मुझ पर बना रही और मेरे हाथों सृजन निर्माण के एक से एक प्रसाद ऐसे कार्य संपन्न होते रहे। इसलिए इन सबका विनम्र अभिवादन करके उनसे सृजन शक्ति का वरदान और दीर्घ आयुरारोग्य की देन मिले, ऐसी शुभकामना के साथ विदा लेती हूँ। पुनः सबका अभिनंदन और धन्यवाद। खूप छान त्यांची वाङ्मयीन शब्दता आपण सगळ्यांनी अनुभवली। या पुस्तकात तर अतिशय चांगल्या पद्धतीने शब्द आणि व्याकरण यांची शब्दता आपण अनुभवणार आहोत। त्यामुळे सर्वांनी पुस्तकं नक्की घ्या, आपल्या मुलांसाठी, आपल्या नातवंडांसाठी, आपल्या आसपासच्या शेजारी पाजारी मुलांसाठी की ज्यांना याचा निश्चित उपयोग होईल। भारतवर प्रेम करणारे त्यांचे चाहते, त्यांचे विद्यार्थी अनेक या ठिकाणी आलेले आहेत। सर्वांना मराठा सरकार करायचा पण सगळ्यांना नक्कल वेळ दिली जाईल। पण या ठिकाणी मराठी नाट्य परिषद डोंबिवलीचे
बसंतराव अल्लगे आलेले आहेत, त्यांना काही कामानिमित्त बाहेर जायचं असल्यामुळे त्यांनी सत्कार करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. बसंतराव अल्लगे, मराठी नाट्य परिषद डोंबिवली. त्याचप्रमाणे सर्व लोकांना माझ्याविषयी बोलायचं, सर्वांना बोलवणं शक्य नाही कारण वेळेची मर्यादा आहे. या मान्यवरांना आपल्याला ऐकायचं आहे, त्यामुळे प्रातिनिधिक स्वरूपात फक्त त्यांची मैत्रीण पुष्पलता देवरे मॅडम पुस्तक की महिमा या विषयावर आपल्या पुढे सादरीकरण केवळ 2 मिनिटांमध्ये करणार आहेत आणि त्यानंतर मान्यवरांचं भाषण आपण ऐकणार आहोत. माझे मानलेले बंधू श्री आलवी यांनी माझा सन्मान केला त्याबद्दल मी अत्यंत ऋणी आहे. धन्यवाद. एक छोटसा त्यांना आमच्या संस्थेकडनं एक गुलाब पुष्प आणि एक छोटीशी भेट मॅडमने आणि कलिता सरांनी द्यावी अशी मी त्यांना विनंती करतो. बोलू नका तिकडे. आप सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सम्मानीय आदरणीय लेखिका डॉक्टर शुभदा खटालकर जी की संपूर्ण हिंदी व्याकरण और लेखन पुस्तक का अनावरण के उपलक्ष्य में दोस्तों, जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इस तरह डॉक्टर शुभदा मैडम जी ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन, जिद से लिखी हुई इस किताब में अपनी जान डालकर देशवासियों के लिए पेश की है। महर्षि पाणिनि के मतानुसार शब्द अनुशासन है, इससे भाषा का रूप व्यवस्थित होता है। भाषा की शुद्धता व्याकरण पर निर्भर होती है। व्याकरण की जानकारी के बिना भाषा शुद्ध नहीं होती। कोई भी भाषा भली भांति समझने और समझाने के लिए जो चीज़ है वह है व्याकरण, जिसमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना होता है। इसी कारण व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि व्याकरण भाषा का संगठन करता है। हिंदी भाषा बिना व्याकरण की शिक्षा अधूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। व्याकरण से हुआ वाक्यों का निर्माण, व्याकरण से हुआ वाक्यों का निर्माण, वाक्य से हम परिचित हुए तो बने इस जग में महान। ये कोई नहीं, ये हमारी पुस्तक ही है। ये कोई नहीं, ये हमारी पुस्तक ही है। पुस्तक पढ़े, व्याकरण ज्ञान कोश है, यही शब्द कोश है, यही सफलता का द्वार है। व्याकरण ज्ञान कोश है, यही शब्द कोश है, यही सफलता का द्वार है। यह पुस्तक पढ़े तो ज्ञान बढ़े, इसकी महिमा अपरंपार है। यह पुस्तक पढ़े तो ज्ञान बढ़े, इसकी महिमा अपरंपार है। यह पुस्तक आईना है समाज का, लिखित साहित्य के रूप में। यह पुस्तक आईना है समाज का, लिखित साहित्य के रूप में। यह पुस्तक दीप स्तंभ है ज्ञान का अज्ञान का के अंधकूप में। यह पुस्तक दीप स्तंभ है ज्ञान का अज्ञानता के अंधकूप में। यह पुस्तक आवाज़ है
युग के शोषितों वंचितों के संघर्ष का। यह पुस्तक आवाज है युग के शोषितों वंचितों के संघर्ष का। यह पुस्तक आगाज है नवयुग के करवट और नए विमर्श का। यह पुस्तक आगाज है नवयुग के करवट और नए विमर्श का। यह पुस्तक दस्तावेज है किसी युग के कला कौशल और मानवीय जतन का। यह पुस्तक दस्तावेज है किसी युग के कला कौशल और मानवीय जतन का। यह पुस्तक गाथा है हर युगों के शासन सत्ता के उत्थान और पतन का। यह पुस्तक गाथा है हर युगों के सत्ता और उत्थान और पतन का। यह पुस्तक विरासत है पुरखों के तप शौर्य और संस्कार का। यह पुस्तक विरासत है पुरखों के तप शौर्य और संस्कार का। यह पुस्तक धरोहर है किसी देश की सभ्यता संस्कृति के परिष्कार का। यह पुस्तक धरोहर है किसी देश की सभ्यता संस्कृति के परिष्कार का। पुस्तक दास्तान है जीवों के उद्भव और विकास का। पुस्तक दास्तान है जीवों के उद्भव और विकास का। पुस्तक वृतांत है मानव की यात्रा जल जमीन आकाश का। पुस्तक वृतांत है मानव की यात्रा जल जमीन और आकाश का। यह पुस्तक आगार है ज्ञान और विज्ञान का। पुस्तक संस्कार है अभिनव अभिज्ञान का। यह पुस्तक आगार है ज्ञान और विज्ञान का। पुस्तक संस्कार है अभिनव अभिज्ञान का। पुस्तक स्वयं में एक समृद्ध संस्कृति है। पुस्तक से सेवित नियति और प्रकृति है। पुस्तक स्वयं में एक समृद्ध संस्कृति है। पुस्तक से सेवित नियति और प्रकृति है। अंत में मैं शुभदा मैडम के लिए इतना ही कहूँगी कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। मी सुनील खाडेकर यांना विनंती करतो की त्यांनी पुष्पलता देवरेकरांचा पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करावा. करता करे न कर तो सके, करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए. करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए. 7 द्वीप 9 खंड में, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से न बड़ा कोई, न गुरु से बड़ा कोई. आता त्या सर्व गुरु आणि मान्यवरांकडनं आपण मनोगत ऐकणार आहोत. सर्वप्रथम मी डॉक्टर अनिल कुमार सिंग अधिष्ठाता मुंबई विद्यापीठ यांना मनोगत व्यक्त करण्यासाठी आवाहन करतो. सभी को मेरा नमस्कार. मित्रों, आज हम लोग जो इस पुस्तक अनावरण विमोचन के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं सभी मान्यवरों का यहाँ पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ. खाड़ीकर शिक्षण प्रसारक मंडल डोंबिवली व किन्नरी प्रकाशन मुंबई, सत्कार मूर्ति आज की डॉक्टर सुधा सुरेश खटावकर मैडम, इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हम सबके बड़े भाई डॉक्टर दिनेश सिंह जी, विशेष अतिथि और निर्माता लेखक निर्देशक के रूप में उपस्थित श्री अजय दीक्षित जी, उद्योजक व समाज सेवक श्री सतीश तांबे जी,
विशेष उपस्थिति श्री सुनील खाड़ीकर सर, श्री सुरेश वावल सर, श्री हेमंत नेहते सर, श्री अश्विनी मारूजी और बेहतरीन सूत्र संचालक करने वाले हम सब के डॉक्टर योगेश विजय जी, सहयोगी संस्था आनंद कल्याणकारी सामाजिक संस्था के सभी मान्यवर और आज की सत्कार मूर्ति डॉक्टर सुधा सुरेश खटावकर जी की पुस्तक संपूर्ण हिंदी व्याकरण और लेखन। मित्रों, हिंदी के विमोचन के कार्यक्रम में भी डॉक्टर दिनेश भाई हम लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ जो आज मैंने अनुभव प्राप्त किया बिल्कुल अलग, और वही अनुभव मैं आपके सामने साझा करने चाहूँगा कि सबसे पहले हम पुस्तक के आवरण को देखें। पिंजरी प्रकाशन ने ऐसे कोई डिजाइन नहीं बनाया है कि बहुत से लोगों को लगता है कि डिजाइन बहुत अच्छा है, डिजाइन नहीं, उसके भीतर भी व्याकरण छुपा होता है। आप देख रहे हैं जो छोटे छोटे उन्होंने बबल्स टाइप दिए, ये एक एक ग्रामर का अंश है, जैसे संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विकारी, अविकारी, ह्रस्व, दीर्घ, और उसको पूरा समेटते हुए उन्होंने अंत में एक कलम का रूप दे दिया। संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम तुलसीदास के हाथों में हम देखते हैं, तो वही प्रतीक चिन्ह उन्होंने यहाँ पर दिया कि व्याकरण तो है, लेकिन उस व्याकरण के साथ उन्होंने लेखन भी जोड़ा है। एक कहना चाहिए कि एक पंथ कई कार्य इस पुस्तक में डॉक्टर सुधा मैडम ने प्रस्तुत किया है, क्योंकि व्याकरण को साथ साथ उन्होंने लेखन, और ऊपर आपने देखा होगा कि उन्होंने संपूर्ण शब्द जोड़ा है। संपूर्ण का अर्थ यही है कि व्याकरण से जुड़ी हुई चीजें, प्राय आप जब पुस्तकें देखेंगे लाइब्रेरी में तो केवल संज्ञा, सर्वनाम, कहावतें, मुहावरे, मर्द जो मराठी में बोलते हैं वहां तक सीमित रहता है, लेकिन मैडम ने संपूर्ण, कहना चाहिए कि गागर में सागर भरने का काम उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से किया है। इसके लिए हम लोगों की ओर से उन्हें जोरदार तालियां बजा कर प्राय हम देखते हैं कि एक सेवानिवृत्त होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद लोग सोचते हैं भारत घूमेंगे, भारत घूमने के बाद समय मिला तो फॉरेन घूमेंगे, लिखने पढ़ने के जंजाल से लोग थोड़ा चाहते 60 साल वही लिखाई, वही पढ़ाई, वही क्लास, वही बच्चे, लोग उससे निकलना चाहते हैं। लेकिन आज भी हमारे बीच में आदर्श विद्यालय से पढ़ने वाली लेखिका सुविधा जैसी आदर्श लेखिकाएं हैं, जिन्होंने ये ठाना है वो विद्यार्थी को दैवत्य के रूप में मानती है। विद्यार्थी जो है दैवत्य के रूप में मानते हैं, और पूरा विद्यार्थियों के लिए उन्होंने अपना फ्यूचर, अपना भविष्य उन्होंने समर्पित किया। और इस उम्र में मुझे एक और चीज यहाँ पर अच्छी लगी कि देखिए उस पीढ़ी के लोगों के सामने पुस्तक का विमोचन हो रहा है जिनका ग्रामर बहुत परफेक्ट है। ये जो पीढ़ी सामने बैठी है, असली ग्रामर का प्रयोग हमारे आपके समय में होता था। आज के विद्यार्थियों को आप देख लीजिए, ग्रामर उनके बीच में से गया, उनकी भाषा शैली देख लीजिए। हम कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, 18 साल की उम्र के बच्चे कॉलेज 12वीं करने के बाद डिग्री कॉलेज में आते, वो बच्चे जब क्लास में आते तो उनकी भाषा शैली, उनके पढ़ने का धीरे धीरे ये खत्म। आप लोग आज भी पढ़ रहे हैं, ये पीढ़ी जो मैं देख रहा हूँ पढ़ने का जो उनके अंदर एक लालसा है, तो नई पीढ़ी में धीरे धीरे मोबाइल के कारण समाप्त होता है। आज एक कहानी संग्रह आज का विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता, कुसुमाग्रज की कविताओं को नहीं पढ़ना चाहता, वो बोलता है डायरेक्ट सर नोट्स द्या आम्हाला, एक कविता कहाणी कोण वाचणार, एवढा वेळ कुठे आम्हाला। म्हणजे विद्यार्थीकडे वेळ नाही पुस्तक वाचायला, त्याला फक्त एक्झाम ओरिएंटेड नोट्स पाहिजे, तर त्याचं काय फ्युचर होणार, काय त्याचं नॉलेज वाढणार। तर हे जे तेच मी म्हणलं की जे समोर बसलेली मंडळी आहे, पिढी आहे, ते खरोखरच व्याकरणाचे व्यवहार करणारे, प्रयोग करणारे व्यक्तिगत आहे। तर हे जे मॅडमनी पुस्तक आज काढलंय खरोखरच नवीन पीढ़ीसाठी, नई पीढ़ी के लिए बेहतरीन कार्य। ग्रामर की बहुत किताब है, मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, लेकिन मैडम ने जिस सरलता से, जिस सहजता से, इस ग्रामर से दूर भागने वाला विद्यार्थी, ग्रामर पढ़ाने वाला जो टीचर है वो भी ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल जाता है, अगर वह टीचर, वह विद्यार्थी भी पुस्तक को अध्ययन करता है गहराई से, मुझे लगता है कि
उसको भी ग्रामर समझ में आएगा कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। मित्रों, बताने में मुझे थोड़ी बात एक्सपर्टी लगेगी। जब हम लोग कॉलेजेस में इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं प्रोफेसरों के लिए, तो वहाँ पर हम उनको लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पूछी जाएगी, लेकिन वहाँ हम लोग बहुत छोटी चीज़ उनको पूछते कि संज्ञा बताइए, सर्वनाम क्या है, वहाँ वो बोल लेते हैं। तो ये व्याकरण जो है हमारे लेखन की आत्मा है। अगर आत्मा ही अगर आप निकाल देंगे तो आपके लेखन में कोई भी गंभीरता नहीं आएगी। और यह व्याकरण एक अनुशासन देता है। जैसे रेलवे ट्रैक के तो आप रूल देखते हैं, उसके बाहर ट्रेन नहीं जा सकती। अगर उसके बाहर गए तो फिर क्या होगा हम आप जानते हैं। व्याकरण भी हमारे लेखन के लिए, अध्ययन के लिए, पठन के लिए उतना ही आवश्यक। इसमें मैंने देखा कि मैडम ने विराम चिन्हों के लिए प्रयोग के संदर्भ में लिखा है। 255 पृष्ठों की एक किताब उन्होंने लिखी है, उसमें उन्होंने विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। क्योंकि आज का हमारा विद्यार्थी इन्वर्टेड कॉमा से परिचित नहीं है, क्वेश्चन मार्क से परिचित नहीं है, विस्मयादि बोधा उनको लगता है कोई प्रिंट है, और शब्दों के नीचे जो नुक्ता दिया जाता है। एक विद्यार्थी से मैंने पूछा, भैया ये नुक्ता का क्या अर्थ है? बोलता सर काय नहीं, ये स्याही पढ़ लीजिए, प्रिंटिंग का डॉक्टर। मुझे इतना आश्चर्य लगा कि इस विद्यार्थी को नुक्ता का मालूम नहीं, वो कह रहा है कि सर प्रिंट। तो ये स्थिति है मित्रों। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जैसे जीवन में हम इस सब का प्रयोग करते हैं, उसके लेखन के लिए, वाचन के लिए। कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें गति पकड़नी है, हर्ष और दीर्घ का भी ज्ञान धीरे धीरे लोप हो रहा है। कहने में मुझे संकोच नहीं है कि बहुत से वर्तमान पत्र भी अब ये गलतियाँ कर रहे हैं। समझ, हर्ष होना चाहिए कि दीर्घ होना चाहिए। मराठी में सूचना, हिंदी की सूचना, अब दोनों कॉमन होगी। अब विद्यार्थी कोई भी सूचना लिखे, टीचर को नंबर देना है, समझ। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से जो पहले प्रूफ रीडिंग करते थे, आप देखिए कितनी गलतियां निकलती। तो यह व्याकरण का ज्ञान हमारे लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। पत्र लेखन, मैडम मेरी भी पत्र लेखन की किताब है, करीबन 300 पेज की, और ये मैंने 1987 में 1995 में किताब मेरी पब्लिश की। उस समय मुझे लगा पहली किताब मेरी वही थी, पत्र लेखन की। तो पत्र लिखते समय पिक्चरों में हम लोग पत्र पढ़ते तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब वही पत्र हमें जीवन में लिखना पड़ता है तो बहुत कठिनाई आती है। पत्र हम किसको लिखे, कैसे लिखे, लिखते समय हमारी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, हम जो कहना चाहते हैं वो पत्र के उन शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त होना चाहिए। क्योंकि अगर आप आदर्श पत्र लिखते हैं तो उसका भी उस अधिकारी के ऊपर, ऑफिसर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, समझे। तो BNN कॉलेज भिवंडी में आप लोगों ने चर्चित कॉलेज का नाम सुना होगा, भिवंडी में है BNN कॉलेज। वहाँ उस समय प्रिंसिपल वसईकर सर थे। तो उन्होंने जब मेरी किताब देखी तो उन्होंने कहा, सर मुझे डाउट है आपके पुस्तक के ऊपर, आपने किताब तो बहुत अच्छा लिखा लेकिन इसमें एक लेटर का मॉडल नहीं है। मैंने समझ गया, मैंने कहा सर मैं आपकी बात और आपका संकेत में समझ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपने सभी प्रकार के पत्र लिखे, व्यवहारिक पत्र लिखे, व्यवसायिक पत्र लिखे, कार्यालयिक पत्र लिखे, पारिवारिक पत्र लिखे, लेकिन इसमें कहीं भी प्रेम पत्र का मॉडल आपने नहीं डाला है। वहाँ पर वसईकर सर ने जब इस बिंदु पे उम्मीद रखा कि सर ये भी आपको एक मॉडल, मैंने कहा सर प्रेम की भाषा जो है वह सिखाई नहीं जाती, वो अभिव्यक्त होती है, समझ रहे। तो कबीरदास ने भी कहा ना, पूछी पढ़ जग में हुआ पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित। तो आज हमारे यहाँ के बीच में ये जो ढाई अक्षर है वो गायब होता है। आज जो एक प्रेम था, जो एक स्नेह था, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस उम्र में मैडम लिख रही है और उनके उम्र के लोग पूरा हॉल भरा हुआ है। तो कहीं न कहीं हमारे संस्कार आज भी जीवंत है और उसको जीवंत रखने वाले आप सब लोग हैं। मेरा कहना यही है कि पोथी पढ़े हम लोग, लेकिन उसके भीतर का जो सार है, प्रेम भाव, आपस में प्रेम भाव, और धीरे धीरे सिटी से ही नहीं गाँव में भी खत्म होता जा रहा है।
ऐसे में जो एक मशाल का कार्य कर रही है, हम सबकी बड़ी बहुत सुविधा मैडम, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि मैडम आपने 12 पुस्तकें तो 1 दर्जन तो आपने बाजी मांग ली, लेकिन आगे भी आप पुस्तक लिखते रहिए, क्योंकि आपके पास माँ सरस्वती आपके जीवा पर विराजमान तो है ही, आपके दिल दिमाग में भी विराजमान, इसलिए आप लिखते रहिए। और इसी तरह से आने वाले विद्यार्थियों के लिए, हम जैसे टीचर्स के लिए एक आप मशाल का काम करिए और बैठिए बस। ये आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। शुरू में घर के लोगों को लगता रहा होगा कि क्या है, घूमना फिरना चाहिए, क्या लेख पढ़ रही है, लेकिन आज उनको पता चला होगा कि उनके लेखनी का जो एक पुस्तक रूप आपके सामने आया, ये उनकी मेहनत और इस मेहनत परिश्रम में मैडम के साथ साथ उनके सभी परिवारजनों का, सभी चिंतकों का भी योगदान है। उन लोगों ने भी डिस्टर्ब नहीं किया होगा, इसलिए मैडम इतना कर पाए। तो ये सब लोगों की शुभेच्छा मैडम के साथ है। जैसा कि बार बार लोग कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैडम आप इसी तरह से प्रयत्न करिए और मैं तो ये चाहूँगा कि अगली पुस्तक का विमोचन फिर इसी हॉल में हो और इतने सारे लोगों के बीच में हम लोगों को भी आमंत्रित करिए, हम लोगों को भी अवसर मिलेगा। प्रार्थना करता हूँ आप सबकी ओर से मैडम को शुभेच्छा और बधाई देता हूँ। मैडम इसी तरह जब तक आप हम लोगों के बीच में अपना लेखनी कार्य करते रहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप सब लोगों के बीच में कि मराठी हिंदी ये जो संगम है, इसको आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन, और कहीं भी ऐसा आभास नहीं हो रहा है कि मराठी भाषी हिंदी बोली, लेकिन उसी मैडम सर को जिसको भी मतलब कहीं न कहीं ये उस पीढ़ी के अपने संस्कार, तो जैसे नाचिस को आपने आज यहाँ पर जोड़कर कुछ अभिव्यक्त करने का अवसर दिया, तो एक बार पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ और आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब एक लेखक ही दूसरे लेखक के तथा पुस्तक के मनोभूमि जान सकता है। सर ने पुस्तक के आवरण से लेकर मुखपृष्ठ आवरण से लेकर पुस्तक के लेखन के सब बिंदुओं पर अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। यही सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे। उससे पूर्व एक छोटा सा खरीकर सर को थोड़ा तबियत के कारण जाना है, लेकिन जाने से पहले उनको एक विनती करता हूँ, एक दो सम्मान उनके हाथ से करना चाहते हैं। रविंद्र खानोलकर खरीकर सबको विनती करता हूँ, उनका सम्मान करें। आपल्या सगळ्यांचे डोंबिवलीकरांचे लाडके फडके आबा अर्थात माधव फडके सर यांचा सन्मान सरांनी करावा अशी विनंती करतो। खाली त्यानंतर मी अजय दीक्षित सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं। मगाशी सांगितल्याप्रमाणे खडीकर सरांना तब्येतीच्या कारणामुळे जायचं आहे, तर सरला मी संगीता खडीकर म्हणून विनंती करतो की व्यासपीठावर यावं।
नमस्कार, सादर नमस्कार। मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि इतने अच्छे कार्य के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। पुस्तक के बारे में, सुधा जी के बारे में जो कुछ कहना था अनिल जी ने बहुत अच्छा कह दिया है, मैं उसको दोबारा रिपीट करके वक्त बेकार नहीं करना चाहता। मगर इतना बात जरूर है कि मैं फिल्म जगत से हूँ और हिंदी फिल्मों से हूँ, और हिंदी फिल्मों के अंदर जो आपके और मेरे ज़माने का दौर था, व्याकरण, हिंदी का उच्चारण, उसके लिए डॉक्टर राही मासूम रजा, ज्ञानदेव अग्निहोत्री जैसे राइटर मुझे जब असिस्टेंट में करेक्शन के लिए डांटते थे, क्योंकि मैंने भी हमें हिंदी से किया है, तो मुझे वो समझ में आता था। मगर पिछले कुछ 10-15 साल के अंदर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इस नई पीढ़ी और कॉर्पोरेट ने आगे जो सत्यानाश किया है वो आप देख रहे होंगे। दर्द होता है, मगर मजबूर हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये नई पौध के जो एक्टर हैं, ये वही सलमान खान, शाहरुख खान मेरे ऑफिस में चक्कर लगाते थे, अजय भाई मुझे ले लो, और मैं इनको बाहर निकाल देता था, क्योंकि मेरे पास धर्मेंद्र, जितेंद्र, ऋषि कपूर ये हुआ करते थे। आज इनका कब्जा है, और हिंदी व्याकरण, उच्चारण भूल जाइए। ना फिल्म के अंदर गाने हैं, ना कोई कहानी है। हमारे आपके दौर में हर फिल्म एक मैसेज होती थी, जयमिनी की, एल.बी. प्रसाद की, राजश्री की, एक मैसेज के साथ फिल्म का देना एक टाइम था। मगर अफसोस है, मगर कोई बात नहीं, नई जनरेशन को कैसे सुधारना है, क्या करना है। अब ये पुस्तक इतनी अच्छी है, मैं 4 पन्ने देखते ही समझ गया, क्योंकि मैं हिंदी से ही हूँ और जानता हूँ इस बारे में कि मैडम की जो मेहनत है, और इस उम्र में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही विनती है कि अब तक आज के बच्चे किसी की नहीं सुनते हैं, मेरा बेटा भी नहीं सुनता है, सबका यही हाल है, हाय पॉप, हाय मॉम, ये सर दर्द ऐसा खड़ा हो गया है। फिर भी कोशिश कीजिए कि हिंदी की पुस्तक पढ़ें, हिंदी का थोड़ा ज्ञान लें, और हिंदी में ही घर में बात करें। आज मैं मॉल में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, 4 वो मराठी बच्ची है, 4 वो गुजराती है, 4 वो मेरी हिंदी की है, तो अंग्रेजी की क्यों ऐसी तैसी कर रही है? बच्चे को हिंदी पढ़ा, स्कूल वाले होता उसका सत्यानाश करने के लिए, मगर नहीं। एनीवे, जो भी कुछ है, आज का ये महोत्सव इतना प्यारा और इतना अच्छा है, और आप जैसे महानुभावों की उपस्थिति और मैडम का जो जीवन का योगदान चल रहा है, मैं दुआ करता हूँ कि माँ सरस्वती इनको और शक्ति दें और इसी तरह की पुस्तकें और लिखते रहें। मेरी कोशिश रहेगी इस पुस्तक के माध्यम से जहाँ जहाँ लोगों को बता सकता हूँ अवश्य करना। धन्यवाद आप सभी का, बहुत खूपच छान। IPL सारखी एक छोटीशी इनिंग, पण त्या इनिंग मध्ये पटपट सगळे मुद्दे त्यांनी कव्हर केले, अतिशय छान। यापुढील करण्यासाठी आपल्या पुढे येत आहेत सतीश तांबे। व्यासपीठ किंवा मंचावर जे उपस्थित सगळे प्रमुख पाहुणे, अतिथी पाहुणे, आणि या मंचावर म्हणजे हिंदी असं प्राबल्याने जे बोललं जात आहे, मी आता हिंदीने बोलू की मराठीत बोलू हे मला समजत नाही आहे, कारण मॅडमने देखील पुस्तक जे आहे ते हिंदीचं आहे, मॅडम आहेत मराठी, त्यांनी हिंदीचं पुस्तक हिंदी व्याकरण आणि त्याचं लेखन याबद्दल पुस्तिका विमोचित चाललं आहे, आणि त्यासाठी आपण इथे जमलेलो आहोत। त्यांचं हिंदी आणि माझं हिंदी कदाचित तिची हिंदी व्हायची अशी भेट होऊ नये, म्हणून मी कदाचित माझा आवडतं घेतोय, मी हिंदीमध्ये बोलू की मराठीमध्ये बोलू हा जो प्रयत्न आहे तो मी चेंज करतो, त्यामुळे मराठीतच सुरुवात करतो। जे सगळ्यांना आपले जे सूत्रधार जे आहेत, सूत्रसंचालन जे डॉक्टर योगेश जोशीजी करतायत, त्याप्रमाणे मी पण मध्ये
मध्ये कदाचित मराठीत बोलेल, कदाचित हिंदी बोलेल. अच्छा, आपल्या मंचावर जे बसले उपस्थित आहेत की दिनेश सिंग साहेब डॉक्टर आहेत, हे सगळे बरेचसे डॉक्टर्स इथे आहेत. डॉक्टर अनिल कुमारजी मॅडम स्वतः डॉक्टर आहेत. डॉक्टर सुनील खंडीकर हे आता जस्ट आपल्याकडनं काही वेळासाठी निघून गेले. आणि मॅडम डॉक्टर ज्यांच्यामध्ये सगळं सूप आहे असं शुभदा खटावकर मॅडम यांचं जे हा जो व्याकरण हिंदी व्याकरण ही जी संपूर्ण हिंदी व्याकरण लेखन त्याचं जे पुस्तकाचं अनावरण म्हणा किंवा आपण प्रकाशन म्हणतोय ते जे प्रकाशन होत आहे त्याबद्दल माझ्याकडनं आणि माझ्या परिवाराकडनं आणि मी ज्या संस्थेमध्ये आहे त्या संस्थेत माझे काही स्नेही बसलेले आहेत, काही मित्र इथे बसलेले आहेत. ज्यांनी मला इकडे बोलवले, प्रचारण केलंय, सुरेश ओवाळ साहेब आणि माझे काही अजून दुसरे स्नेही पण इथे विशिकांत मुलांनी आणि अंगारी सगळे इथे बसलेले आहेत. ते त्यांना मी त्यांचे आभार मानतो. आणि मी एकच म्हणतो की मी मगाशी माझा जो उल्लेख केला की 1981ला 81% जे मिळवले त्या विदाउट व्याकरण ते होऊ शकणार नाही. तर आजकालची पिढी जे म्हणताय की आम्ही असा अभ्यास करू, तसा अभ्यास करू आणि जे त्यांचं व्याकरण असतं हा व्याकरण आणि निबंधमाला आणि लेखन हे सगळा जो त्यांचा जो पोर्शन असतो तो सगळा ऑप्शनल असतो. म्हणजे हे नाही लिहिलं आपण ऑप्शनला टाकू का ऑप्शनला टाकू फक्त आपण आपण मॅथ्स आणि सायन्स याच्यावर फक्त जोर देऊया, त्यानुसारच आपण पुढे जाऊया अशा प्रकारची जी भावना त्यावेळी पण थोडी होती. पण यावेळेला जरा या वेळी जास्त आहे. काही लोक आता इंटिग्रेटेड कोर्स करतात त्याच्यामुळे काही लँग्वेज किंवा याचा काही संबंध घेत नाहीये किंवा काही. आणि हे जे आता जे मॅडमने केलं आहे ते खूप महत्त्वाचं कार्य केलं आहे. म्हणजे या कार्याची काही तोडच नाही. कारण हल्लीचं युग ते बाकीच्या वक्त्यांनी सांगितलं की हल्लीचं युग असं शॉर्टमध्ये बोलायचं. इव्हन ते मोबाईलवर मेसेज पण पाठवतात ते पण असं काहीतरी विचित्र याच्यामध्ये असतात की त्याला आपल्याला काही सांगता येत नाही त्याबद्दल आणि काही गोष्टी काही समजत पण नाही त्या मोबाईलच्या आपल्याला. तर त्यामुळे एवढं शॉर्ट आणि याच्यामध्ये झालं आहे की हे जे बुक जे आणलेलं आहे त्याची जी मेहनत आहे ते म्हणतात मी 2.5 वर्ष मेहनत केली की 2.5 वर्षात केलं ते. पण या मागचा जो प्लान आहे, या मागचं जे त्यांचं विचारधारणा आहे किंवा विचार आहे ते जवळजवळ मला वाटतं एक जे बुक वाचलं तर आपल्याला जवळ 40 वर्षाचा अनुभव त्यामधून दिसून येईल. कारण त्या 40 वर्षाच्या अनुभवातून त्या 40 वर्षाच्या आपण त्या लेखिकांना आपण 40 वर्ष आपण त्यांचं हे बघतो त्यांचा अनुभव आपण घेतोय ते आपल्याला लक्षात येईल. मी या प्रसंगी त्यांना खूप शुभेच्छा देतो आणि हेच म्हणतोय की आमच्या वेळी अजून एक गोष्ट सांगतो की आमच्या वेळेला जेव्हा आम्ही स्कूलमध्ये होतो 1979 ची गोष्ट करतोय त्यावेळेला असे परप्रांतीय उत्तर भारतीय असे द्विवेदी सर वगैरे आमच्याकडे असायचे. ते आम्हाला हिंदी शिकवायचे. म्हणजे हिंदी आम्हाला त्यांच्याकडे शिकायला लागायचे. पण आता मॅडमनी एवढं चांगलं काम केलं आहे की आम्हाला तशी काही गरज लागणार नाही. या त्याच्यावर आपलं काम होईल. आणि या बुकमध्ये जे काही लिहिलं आहे ते मला वाटतं मी पण 10 कॉपीज घेऊन जाणार आहे त्या बुकच्या. अर्थात विकत घेणार आहे त्या कॉपी आणि ते घेऊन जाणार आहे माझ्या ज्या परिवाराला देणार आहे माझ्या मित्रांना देणार आहे त्या कॉपीज. एवढं बोलून मी माझ्या 2 शब्द बोलून देतो. थँक्यू. खूप छान. मुलांना वाचन प्रवृत्त करण्यासाठी सरांनी आज 10 पुस्तकं घेऊन सर्वांना वाचणारे किती चांगली गोष्ट की मुलांना ही सवय आपण लावली पाहिजे. खूप छान सर. व्यासपीठावर संगीता खर्डीकर म्हणाले मी डॉक्टर शुभदा खटावकर मॅडमना विनंती करतो की त्यांचा शाळेने पुस्तक उचलून सन्मान करावा.
परिचय राजेंद्र गोसावी या ठिकाणी आलेले आहेत. मी डॉक्टर दिनेश सिंग सरांना विनंती करतो की त्यांनी राजेंद्र गोसावी यांचा सन्मान करावा. राजेंद्र गोसावी मुलांपर्यंत अक्षरमान्य पोहोचवण्याचं काम ते करत असतात. त्याचप्रमाणे लेखन आणि वाचन क्षेत्रात कार्य करणारे निशिकांत महानकार या ठिकाणी आलेले आहेत. मी डॉक्टर दिनेश सिंग सरांना विनंती करतो की त्यांना सन्मानित करावं. एक महत्वाची सूचना, आज जे प्रकाशित झालेले किन्नरी प्रकाशितच्या वतीने हिंदी व्याकरण पुस्तक याची छापील मूल्य जरी 100 रुपये असले तरी आजच्या दिवशी ते 90 रुपयाला आहे. त्यामुळे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आपण आपल्या बालगोपाळांसाठी, घरातल्या नातवंडांसाठी, शेजाऱ्या पाजाऱ्यांच्या मुलांसाठी हा अक्षर ठेवा तुम्ही नक्की देण्यासाठी घ्या. कार्यक्रमाचा केंद्रबिंदू आणि ज्यांचं भाषण किंवा ज्यांचं मनोगत आपल्याला ऐकायचं आहे ते डॉक्टर दिनेश सिंग. पुस्तक में होती है नई खोज, पुस्तक में होती है नई खोज, पुस्तक से मिलती है नई सोच. असे वेगळे विचार देणारे, एक नई सोच देने वाले डॉक्टर दिनेश सिंग या ठिकाणी आपलं मनोगत अध्यक्ष भाषण घोषित अतिथी म्हणून आज ते निमंत्रित आहेत. त्यांनी सादर करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. यह मेरा सौभाग्य है कि इस पुस्तक के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करने का अवसर हमने दिया और इतने साहित्य प्रेमी, इतने विद्वानों के बीच में आज कुछ अपनी बात रखने का भी अवसर दिया है. इसके लिए आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. आप सबका धन्यवाद. व्यासपीठ पर विराजमान डॉक्टर अनिल सिंह जी, दीक्षित जी, कांबे जी, बहन हरिबे जी और जिनके लिए हम सब जिस पुस्तक की लेखिका डॉक्टर खटावकर जी और ये सब कुछ जो स्वरूप पुस्तक का आया है उसके मोरे जी और इस सब के कर्ता धर्ता डॉक्टर योगेश जोशी जी, आप सभी साहित्य प्रेमी, आप सबको साथ देता हूँ. पुस्तक का विमोचन तो उसी समय हो गया था जब खटावकर मैडम ने लिख करके उसको प्रकाशक को दे दिया था. आपके बाद तो उन्होंने देखा, उनके बाद डीटीपी करने वाले ने देखा, उनके बाद प्रूफ पढ़ने वाले ने देखा, प्रिंटर ने देखा, बाइंडर ने देखा. विमोचन तो होता रहा, सब उसको देखते रहे. विमोचन का मतलब देखा, सब देखते गए. लेकिन वह पुस्तक आज लोकार्पित हुई है. अब तक वह पुस्तक लेखक और प्रकाशक की संपत्ति थी, आज वह लोक की संपत्ति हुई है, लोक को अर्पण की गई है. वह आज के बाद आप सबकी संपत्ति है. आप सब उसका लाभ लीजिए, आप सब उससे लाभान्वित होइए, आप सब उसका वाचन कीजिए, उसका पारायण कीजिए. व्याकरण के विषय में हमारे भाई अनिल जी ने बहुत अच्छी गंभीरतापूर्वक बातें की. भट्टनगर ने कहा कि जो उन्होंने नीति शतक लिखा, 3 शतक हैं उसके, नीति शतक में है साहित्य संस्कृत कला विहीन साक्षात पशु तुच्छ विषाण है. जिसको साहित्य का ज्ञान न हो, कला का ज्ञान न हो, संगीत का ज्ञान न हो, ऐसा व्यक्ति पूंछ और सींग के बिना पशु के समान ही है.
स्वाभाविक है साहित्य की जानकारी रखना, साहित्य से प्रेम रखना, साहित्य का वाचन करना, साहित्य का लेखन करना या उसके प्रति अभिरुचि रखना, वह सब पुस्तक से जुड़ा हुआ होता है। एक और सूक्ति है, ऐसा विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास ये जो विशेषताएं बताई गई है, विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, धर्म का पालन नहीं है, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, ये सब जिसके पास नहीं है वह मनुष्य के रूप में एक भार बन के पशुवत विचरण कर रहे हैं, यह भी है। तो पुस्तक का प्रेम और पुस्तक की अनिवार्यता, पुस्तक की जरूरत यह आज से नहीं है। चाहे वह लिखित रूप में रही हो, चाहे वह मुद्रित रूप में रही हो या वाचन रूप में, श्रवण रूप में रही हो, अपने यहाँ तो श्रावक परंपरा है, सब याद करते रहते थे। एक सुनाता दूसरा याद करता, श्रावक परंपरा चली आई अपने यहाँ। यूनेस्को ने जब एक प्रकल्प चलाया कि दुनिया भर में जब मुद्रण शुरू हुआ, छापाखाना शुरू हुआ, तो छापाखाना से पहले कितनी पुस्तकें रही होगी पांडुलिपि में, उनका संकलन किया जाए, पुस्तक हो या ना हो। जैसे इंडिका नाम की कोई पुस्तक अभी है नहीं, मेरे है ही नहीं वो, लेकिन इंडिका का नाम आज भी है, उसके उद्धरण आज भी मिलते हैं, उसके जो उसमें लिखा गया है वो आज भी मिलता है, वो पुस्तक है नहीं। रावण संहिता नाम की पुस्तक है नहीं, लेकिन रावण संहिता में जो वर्णन किया गया है वह विभिन्न विद्वानों से होते हुए आज तक चला आता है। उसके सूक्त कहीं मिल जाते हैं, कहीं उसकी बातें मिल जाती हैं, कहीं उसमें जो कथा लिखी गई वो मिल जाता है। धनुर्वेद है ही नहीं, संपूर्ण धनुर्वेद नहीं है, उसका एक खंड ही उपलब्ध है, लेकिन बाकी क्या था वो किसी न किसी विद्वान ने कहीं न कहीं लिखा है। उसमें क्या था वो पूरा है, मूल रूप में नहीं। तो ये पुस्तकें कितनी रही होंगी मुद्रण से पहले, उनका संकलन किया जाए तो दुनिया भर में लगभग 1,35,000 पुस्तकें ऐसी मिली जो हस्तलिपित में, पांडुलिपि के रूप में हैं। मुद्रण से पहले ही वो पुस्तक थी, छापाखाना के पहले ही लोगों के बीच में थी, एक लिखता फिर और लिखते इस तरह से। और उनमें से जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 37,500 पुस्तकें केवल भारत में, 1,35,000 में से 37,500 पुस्तकें केवल भारत के विभिन्न भाषाओं में, संस्कृत में, मलयालम में, तमिल में, कन्नड़ में, जो भी भाषाएं उस समय थी, असमिया में, वह सब पांडुलिपि के रूप में थी। और कहाँ थी? ऐसे ही संस्थानों में, जैसे हमारा एक गणेश का संस्थान है, ऐसे ही संस्थानों के पुस्तकालयों में पोथी बांध करके कपड़ों में रखी गई थी और लोग अध्ययन करते थे, विद्यार्थी अध्ययन करते थे, शोधार्थी अध्ययन करते थे, परंपरा चली आई। तो साहित्य का, इतिहास का, दर्शन का, संगीत का जो कुछ भी शास्त्र है, वह सब कुछ हजारों वर्षों से भारत में उपलब्ध है और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो भारत की जो यह संपदा है, इसमें 4 महत्वपूर्ण बिंदु हमारे आचार्यों ने बताए, वह होना चाहिए। अगर ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है तो उसमें कहीं न कहीं कमी है, कहीं न कहीं कोई खोट है। अब जो सबसे प्रमुख बिंदु बताया वो भारतीय ज्ञान परंपरा का होता है। मैं अध्यक्षीय दायित्व है तो स्वाभाविक रूप से 10-15 मिनट लूंगा क्योंकि बड़ा समय हो गया है, लेकिन संक्षेप में बात है। अब भारतीय ज्ञान परंपरा कहाँ से शुरू होती है? आज जिस व्याकरण की पुस्तक का हम सब ने यहाँ लोकार्पण किया, तो भारतीय ज्ञान परंपरा में वह भी एक है। 14 स्रोत भारतीय ज्ञान परंपरा के हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ये 4 उपवेद हैं।
और 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। तो ये जो 14 ज्ञान के मूल स्रोत हैं, 4 वेद, 4 उपवेद और 6 वेदांग, यहीं से हमारी संपूर्ण ज्ञान परंपरा शुरू हुई और वहीं से होती हुई आज तक आई है। जिस वेदांग को पाणिनि ने रचा, वह परंपरा हजारों वर्षों से होती हुई आज खटावकर मेडल तक पहुंची है। इसी तरह से और भी जो तत्व हैं वह परंपरा में होते आए हैं और परंपरागत रूप से हमारे शिक्षा में, हमारे जीवन में, जीवन मूल्यों में वह सब समाहित हैं। भले हम उन्हें जाने ना जाने, लेकिन वह सब समाहित हैं। उठते बैठते, सोते खाते, रसोई में काम करते हुए, खाना बनाते हुए, सब में है। किस रूप में है वो? वह जो दूसरा तत्व है वह है संस्कृति। भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, प्राचीन संस्कृति है, हमारा रहन सहन है, खान पान है, उठना बैठना है, खेती बाड़ी है, उद्योग व्यवसाय है, पर्वोत्सव है, त्योहार हैं, जितना कुछ भी है, हमारे पंचांग हैं, पंचांगों में प्रतिदिन कोई न कोई व्रत है, कोई न कोई उत्सव है। ये जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है, अगर यह हमारे साहित्य में नहीं है, अगर हमारे लेखन में नहीं है, इतिहास का विषय नहीं है, विज्ञान का विषय नहीं है, तो वह संपूर्ण नहीं है। मैं ये बातें भारत के संदर्भ में कह रहा हूँ। मैं तो सेमेटिक कल्चर जो है, या यूरोपियन है, अमेरिकन है, उनके विषय में नहीं बात कर रहा हूँ, या जो मध्य एशियाई जो संस्कृति, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। भारत की जो संस्कृति है उसमें अपनी ज्ञान परंपरा, अपनी सांस्कृतिक परंपरा और जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है हमारी आध्यात्मिक। अध्यात्म का मतलब धर्म पालन नहीं है, केवल पूजा पाठ नहीं है। अध्यात्म से तात्पर्य है कि अपने कर्म के द्वारा, अपने पौरुष के द्वारा, अपने विचार के द्वारा अपने को ऊंचा उठाना और लगातार ऊंचा उठाते जाना, जिसमें धर्म यानी कि जो हमें धारण करना चाहिए, जो हमें जीवन जीना चाहिए, जिसे हम अपने जीवन में उतारना चाहिए, वह होता है। और वह अगर नहीं है तो हमारा जीवन संपूर्ण नहीं है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा कहते हैं। और इसलिए हमारे लेखन में, हमारे विचार में, हमारे चिंतन में, हमारे भाषण में अगर यह नहीं है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 3 हमारे पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है कामना। आगे पीछे हो सकता है, अगर हमारे अंदर कामना नहीं है तो हम धन संचय नहीं करेंगे, धन उत्पादन नहीं करेंगे, धन के लिए, धन के संचय के लिए, उत्पादन के लिए, रक्षण के लिए कोई काम ही नहीं करेंगे। सबसे पहले तो कामना हमारे मन में होनी चाहिए। फिर दूसरा पुरुषार्थ आता है धन का, अर्थ का। अगर अर्थ नहीं है तो आगे का जीवन भी मुश्किल होता है। और तीसरे पर आता है कर्म। धन अर्थ के लिए हमें कर्म करने की जरूरत है। और जब ये तीनों, ये जो त्रयी है, पुरुषार्थ त्रयी, जब पुरुषार्थ त्रयी पूर्ण हो जाती है तब हम मोक्ष अपने आप प्राप्त करते हैं अपने कर्मों के द्वारा। भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म ही मोक्ष को ले जाता है। तो चतुष्टय जो है, यह पुरुषार्थ चतुष्टय, उसमें 3 जो है त्रिवर्ग है, वह है कामना, अर्थ संचय या अर्थ उत्पादन और इनके लिए कर्म करना। यह जब तीनों महत्वपूर्ण ढंग से, अच्छे ढंग से होते हैं तो हमारा मोक्ष प्राप्त होना यह है ही, वो तो उसका परिणाम है। कार्य यह है, कार्य का परिणाम मोक्ष है। तो मोक्ष के लिए बहुत प्रयास नहीं करने पड़ते अगर हम इनके माध्यम से चलते रहे। ज्ञान परंपरा में वैदिक आता है, वेद का काल आता है, उसके बाद पुराणों का, उपनिषद का आता है। उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण है। वेदों में जो कुछ है वही उपनिषदों में है, उपनिषदों में जो कुछ है वही रामायण महाभारत में है, उसके बाद जो कुछ आया वही पुराणों में है। या जैसे हम कक्षा 1 से लेकर के एमए पीएचडी तक की पढ़ाई करते हैं, अगर हम कहें कि केवल एमए कॉलेज जाकर के या एमएससी का प्रश्न पत्र दे दीजिए या उसकी पुस्तक दे दीजिए और कहिए कि इसको पढ़िए, तो कौन पढ़ पाएगा? कोई पढ़ भी पाएगा तो कौन समझ पाएगा? वेद महत्वपूर्ण है, लेकिन वेदों तक पहुंचने के लिए हमें संतों की जो वाणी है, संतों का लेखन है, इनसे
व उसके ऊपर आचार्यों का है, आचार्यों के ऊपर पुराण है, पुराणों के ऊपर उपनिषद है, उपनिषदों के ऊपर वेदांग है, तब जाकर के वेद का स्तर प्राप्त होता है। अगर कोई कहे कि हम अपने ज्ञान की शुरुआत वेद से करते हैं, तो ऐसे हुआ कि वो पहले स्नातकोत्तर की परीक्षा दे, फिर ग्रेजुएशन की दे, फिर एसएससी की दे, फिर 10वीं की दे और जाकर प्राइमरी पढ़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता। तो जो कहते हैं कि वेद ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है वेद सब कुछ। सर्वोच्च पढ़ाई पीएचडी करनी है, डिग्री करना है, लेकिन हमें प्राइमरी से पढ़ना है। इसलिए संतों की जो हमारे अभंग हैं वहां से शुरू करें, फिर आचार्यों तक जाएं, रामाचार्य, वल्लभाचार्य, शुक्राचार्य, जितने भी आचार्य हुए, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, इन सब को पढ़ें। इनके आगे जाकर के फिर वाल्मीकि रामायण आया, वेदव्यास जी का आया, वेदांग आया, फिर ऐसी परंपरा है। तो ज्ञान परंपरा, अध्यात्म परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा, यह तीन होने के बाद जो कुछ भी लिखा जाता है वह समसामयिक होता है। अगर समसामयिक जीवन नहीं है तो फिर वह साहित्य बहुत दिनों तक नहीं टिकाऊ होता, वह ग्रंथ बहुत दिनों तक टिकाऊ नहीं होता, उसमें लिखी हुई बातें बहुत दिनों तक टिकाऊ नहीं होती। इसलिए प्राचीन काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे, महाभारत को अगर पढ़ें तो उस काल का जीवन, उस काल का अध्यात्म, उस काल की आर्थिक, उस काल की राजनीतिक, सामाजिक, सारी की सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। रामायण को पढ़ें तो उत्तर से दक्षिण तक का पूरा जीवन उसमें मिल जाएगा। उस समय कैसे लोग रहते थे, क्या खाते पीते थे, क्या पहनते थे, क्या बात करते थे, कैसे अस्त्र शस्त्र का उपयोग करते थे, किस तरह का समाज था, उसमें मिल जाएगा। इसलिए जो कुछ भी हम लिखते हैं वह वर्तमान उसमें उपस्थित होना चाहिए, वर्तमान का जीवन होना चाहिए, समाज होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, विद्यालय होने चाहिए। अगर वह नहीं है तो फिर काल में समा जाता है और वो स्थायी नहीं होता। इसलिए ये जो चतुष्टय है, इसके चार हमारे जो चार बिंदु हैं कि उसमें आध्यात्मिक परंपरा होनी चाहिए, ज्ञान परंपरा होनी चाहिए, सांस्कृतिक परंपरा होनी चाहिए और वर्तमान की सामाजिक परंपरा होनी चाहिए। जब इस चीज को लेकर के हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, जो भी है वह स्थायी है, वह मान्य है, वह प्रामाणिक है और वही स्वीकार है। तो आज मुझे आप सबने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए एक बात कह करके मैं अपना विषय समाप्त करूंगा कि ये सब करने से पहले समाज में, देश में, दुनिया में, परिवार में जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, उस पर भी सही निगाह रखनी है, सही दृष्टि रखनी है, सही सोच रखनी है और क्या परिवर्तन हो रहा है इसका मूल्यांकन करते रहना है। आदरणीय दीक्षित जी ने कहा कि आज ऐसी पीढ़ी हो गई है कि वह हमारे कहना नहीं मानती, स्वाभाविक है कहना नहीं मानती, कहना मानेगी, हम उस पर दृष्टि रखेंगे वो चाहते क्या है, उसमें क्या उचित है क्या अनुचित है, नीर छीर का विवेक उत्पन्न करना है, हमसे ही उत्पन्न होगा। पितामही विद्यापीठ, दादी नानी काकी का विद्यापीठ सबसे महत्वपूर्ण विद्यापीठ है और वही विद्यापीठ आज फाइलों में बंद हो गया। कोई कथाएं नहीं सुनाता, दादी के पास बैठता नहीं कोई है, बाबा के साथ भले रहे, दादा के साथ बैठते नहीं है। वो विद्यापीठ जो हमारा पितामही विद्यापीठ है वो सबसे पहला विद्यापीठ है। हम इन न जाने कि इनके हाथों में अपनी पीढ़ी को सौंप देते हैं, वह जिनके हाथों में सौंपते हैं वो जो पढ़ाते हैं बच्चा हमारा वही सीखता है। 8 घंटे उनके पास रहता है, हमारे पास 3-4 घंटे रहता है। अगर हमने अच्छी दृष्टि से समसामयिक विषयों पर, समसामयिक सामाजिक परिवर्तनों पर अपनी दृष्टि रखी, उसका विवेचन किया, उसका विश्लेषण किया और उसके अनुसार अपने बच्चों को पाला पोसा तो मानेंगे। ऐसा हतोत्साहित होकर के नहीं रहना है, नहीं मानेंगे। हमारे बच्चे नालायक नहीं हैं, ना इतने वे अविवेकी हैं और ना इतने वे दुष्ट प्रवृत्ति के हैं कि हमारी बातें नहीं मानेंगे। हम उन्हें मनाने की प्रक्रिया हम उन्हें समझें, उनकी बातें समझें, उन्हें समझें और तब समझाना शुरू करें। आप सबने बहुत अच्छे ढंग से, मेरा बहुत पुराना अनुभव लोगों के साथ 20-25 वर्षों का, बहुत सारे समारोहों में आता है, इतने अच्छे श्रोता बहुत कम जगहों पर मिलते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
सुरुवातीलाच म्हटलं होतं की एक नवीन दिशा, एक नवीन सोच असलेलं व्यक्तिमत्व म्हणजे सर. खरंच एक वेगळा विषय, वेगळ्या गोष्टी, वेगळ्या दृष्टीने त्यांनी आपल्याला विचार करायला लावला. गेली वर्षानुवर्ष आपण म्हणतो प्रकाशन केलं पुस्तकाचं. त्यांनी आपल्याला एक नवीन दिशा दिली की पुस्तक या अगोदर 5-6 जणांनी वाचलेलं आहे, म्हणजे शतोपकरणी झालेलं आहे. आणि ह्या पुस्तकाचं विमोचन किंवा प्रकाशन म्हणण्यापेक्षा लोकार्पण एक चांगला शब्द त्यांनी आपल्याला दिला. जवळजवळ चांगली माहिती आपल्याला मिळाली. जवळजवळ 1,30,37,500 ही महाराजांना आपल्याकडची पुस्तकं आहेत की जी हस्तलिखित स्वरूपात आहेत. तर खरंच सरांच्या भाषणाने, अभिव्यक्तीने कार्यक्रमामध्ये आपण रंगत आणली. त्यांच्यासाठी केवळ जरूरी महक उठा है आंगन हमारा, महक उठा है आंगन हमारा आप सभी के आने से, महक उठा है आंगन हमारा आप सभी के आने से. आज की महफिल में आई रौनक, आज के महफिल में आई रौनक आपके अभिव्यक्ति से, आपके अभिव्यक्ति से. कुठलाही कार्यक्रम म्हटला की त्याच्यासाठी अनेक जणांचं मार्गदर्शन, अनेक जणांचं सहकार्य अपेक्षित असतं. या कार्यक्रमासाठी, या पुस्तकासाठी अनेकांनी तन मन धनाने जे सहकार्य केलं त्यांच्याबद्दल खरं म्हटलं तर आभार म्हणण्यापेक्षा ऋण फुलांच्या माध्यमातून आम्ही व्यक्त करू इच्छितो. मगापासनं नव्हे ते गेले महिनाभर एक व्यक्ती सतत धावपळ करीत आहे. आज तुम्ही बघत असाल ती सतत धावपळ करताय. खरं म्हटलं तर आज पहाटे ते गावावरनं आले आणि ते आल्यानंतर सुद्धा सतत त्यांचं काम आत्ताच्या या क्षणापर्यंत सुरू होतं आणि आहे. ते आनंद कल्याणकारी सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष हेमंत नेहते सर. मी आता विनंती करतो की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना सन्मानित करावं. त्यानंतर खास या ठिकाणी माधव फुले आलेले आहेत. माधव फुले सरांना सन्मानित करावं. महादेव घोळे सरांना डॉक्टर अनिल कुमार सिंग यांनी सन्मानित करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्याचबरोबर डीएनसीचे चौधरी सर या ठिकाणी आलेले आहेत. मी सतीश तांबे सरांना विनंती करतो की त्यांनी चौधरी सरांना सन्मानित करावं. सतीश तांबे सरांनी त्यांना सन्मानित करावं. पुढील सन्मान महाजन सरांचा संगीता खर्डेकर मॅडमनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. महाजन सर. त्याचप्रमाणे नष्टे सर या ठिकाणी आलेले आहेत. नष्टे सर. मी दीक्षित सरांना, अजय दीक्षित सरांना विनंती करतो की त्यांनी नष्टे सरांचा सन्मान करावा. त्यानंतर सुधाकर खानविलकर सर. सुधाकर खानविलकर सर.
मी डॉक्टर दिनेश सिंग सरांना विनंती करतो की त्यांनी सुधाकर खानविलकर सरांचा सन्मान करावा. त्याचप्रमाणे मी संगीता खाडेकर मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी विरकर मॅडमचा सन्मान करावा. विरकर मॅडम कार्यक्रमाचा अगदी शेवटचा टप्पा अर्थात आभार प्रदर्शनासाठी मी वंदना खटावकर मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. आता डॉक्टर योगेश जोशी यांचा सत्कार अनिल सर करतील. यांनी खूप सुंदर संचालन केले. कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम माझ्यावर सोपवलेला आहे. नमस्कार. समारोपापूर्वीचं परंतु अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे आभार प्रदर्शनाचं कार्य करण्यासाठी मी आपल्या समोर उभी आहे. शुभदा खटावकरांची सून आनंदी खटावकर. सहकार्य सरोवरी फुलती प्रसन्नतेचे मळे, उमलती त्यातून आनंद समाधानाची दिव्य कमळे. या न्यायाने आजचा पुस्तक प्रकाशनाचा सोनेरी सोहळा पार पाडण्यासाठी अनेकांचे सहकार्य लाभले. त्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद. आजचा कार्यक्रम संपन्न होण्यासाठी या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिनेश सिंगजी, माननीय डॉक्टर अनिल कुमारजी, माननीय डॉक्टर मोहिदुद्दीन शेख, माननीय श्री अजय दीक्षित, लेखक दिग्दर्शक माननीय हरीश पिंगोळे, माननीय डॉक्टर सुनील खाडीकर, माननीय सुरेश वावळ, माननीय हेमंत नेते, माननीय अश्विन मारू, संचालक किनरी प्रकाशन या सर्वांनी आपल्या कार्यबाहुल्यातील बहुमूल्य वेळ देऊन कार्यक्रमाची शोभा आणि सामर्थ्य वृद्धिंगत करून आमचा आनंद द्विगुणित केला. याबद्दल त्यांचे शतशः ऋण आणि धन्यवाद. असेच सहकार्य पुढेही राहील हा विश्वास आहे. या कार्यक्रमात पुस्तकाचे महत्त्व प्रतिपादित करणारी कविता सादर केल्याबद्दल पुष्पा देवरेताई यांचं मनपूर्वक आभार. कार्यक्रमाचे सर्व रेकॉर्डिंग दिलासा विरंगुळाचे सर्वेसर्वा रवींद्रजी खानोलकर सरांचे मनस्वी आभार. या कार्यक्रमासाठी डॉक्टर सुनील खाडीकर यांनी सर्व टॉपिक्स उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांचेही मनपूर्वक धन्यवाद. या कार्यक्रमारंभी श्रीमती पल्लवी जोगळेकर आणि वैशाली फडणीस यांनी सुश्राव्य ईशस्तवन सादर करून कार्यक्रमाला आध्यात्मिक पाठबळ निर्माण केले. याबद्दल त्यांचे मनस्वी कौतुक आणि आभार. या कार्यक्रमासाठी हॉल आणि माईक उपलब्ध करून बैठक व्यवस्था आणि सर्व व्यवस्था उत्तम केल्याबद्दल गणपती मंदिर यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. खटावकर परिवार व खार्डीकर शिक्षण प्रसारक व किन्नरी प्रकाशन यांच्यातर्फे सगळ्यांचे आभार. सुप्रिया सावंत यांनी प्लीज इथे या. सुप्रिया सावंत यांचा सत्कार डॉक्टर दिनेश सिंहजी करतील. सुंदर कार्यक्रम
आहे संपूर्ण वाटत असलं तरी शेवटी वेळेच्या मर्यादेत कार्यक्रम संपलेला आहे. सगळ्यांनी जाताना अल्पोपहाराचा बॉक्स घेऊन जायचा आहे आठवणीने. आणि पुस्तक ज्या प्रकाशित झाले ते 100 रुपयाचं पुस्तक 90 रुपयाला उपलब्ध आहे. तर प्रत्येकाने किमान 5 पुस्तकं तरी घ्यावीत अशी नम्र विनंती. धन्यवाद. कार्यक्रम संपला आहे असं मी जाहीर करतो.